घने जंगल के एक कोने में टुन्नू चिड़ा और उसके बूढ़े पिता कालू के पास मजदूरी किया करते थे। कालू स्वभाव से बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह हमेशा गरीब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाता था और बात बात पर उनके पैसे काट लेता था। कालू जी, आज का सारा काम खत्म हो गया है। हमने सारे बोरे गोदाम में सुरक्षित रख दिए हैं। हाँ मालिक, अब हमारी आज की मजदूरी दे दीजिए। घर पर मेरी बहू और नन्हा पोता भूखे बैठे हमारी राह देख रहे होंगे। मजदूरी? कैसी मजदूरी? आज तुमने जो तीसरा बोरा उठाया था उसमें से एक फल नीचे जमीन पर गिरकर खराब हो गया। और वैसे भी तुम्हारे काम करने की रफ्तार बहुत धीमी थी। ये लो, आज के सिर्फ आधे पैसे। लेकिन मालिक, ऐसा मत कीजिए, इतने कम पैसों में तो हमारे घर का राशन भी नहीं आ पाएगा। मेरी पत्नी रीमा पेट से है, उसे इस वक्त अच्छे खाने और आराम की जरूरत है। मुझे अपनी ये दुख भरी कहानी मत सुनाओ। लेना है तो ये पैसे लो, वरना कल से मेरे गोदाम पर काम करने मत आना। यहां तुम्हारे जैसे बहुत मजदूर लाइन में लगे हैं। टुन्नू और उसके पिता उदास होकर आधे पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। टुन्नू के घर की हालत बहुत खराब थी। रीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। बूढ़ी माँ की आंखें अपने बेटे के इंतजार में थक चुकी थीं और नन्हा कुक्कू बस भोजन की आस लगाए बैठा था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी और दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो आज मेरे लिए लाल वाले मीठे फल लाएंगे? चुप हो जा मेरी लाल, बस वो लोग आते ही होंगे। आज पिताजी जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाएंगे। तू थोड़ा सा पानी पीकर सो जा। तभी टुन्नू और उसके पिता थके हुए कदमों से घर में प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में बस थोड़ा सा ही सूखा अनाज है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? आज फिर देर कर दी माँ। उस निर्दयी कालू ने आज फिर से हमारे पैसे काट लिए। एक झूठा बहाना बनाकर आधी मजदूरी दी है। इतने कम अनाज में हम सब कैसे पेट भरेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसी में कुछ बना लेती हूँ। कम से कम हम कुक्कू और माँ को तो भरपेट खाना खिला ही सकते हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा कम खा लेंगे। कुन्नू, बाहर निकल। बहुत होगा तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक। क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पिछले 2 महीने से तुमने घर का किराया नहीं दिया है। हर बार कल दूंगा, परसों दूंगा करते हो। आज मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना इसी वक्त मेरा घर खाली कर दो। मालिक, हम पर थोड़ा रहम कीजिए। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है और वो पेट से है। हम जल्दी ही आपका सारा कर्ज चुका देंगे। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मुझे दूसरा किराएदार मिल गया है। बेघर होने के बाद टुन्नू और उसका परिवार दर दर भटकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरी रात में वे कहां जाए। तभी अचानक रीमा की तबीयत और खराब होने लगी। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहां जा रहे हैं? मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। आउच, मुझसे अब एक कदम भी और नहीं उड़ा जा रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टुन्नू, रीमा, हिम्मत रखो। देखो, सामने एक सुंदर सा पार्क दिख रहा है। हम आज रात वहीं पेड़ के नीचे छिपकर गुजार लेते हैं। सुबह होते ही मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। वे सभी पार्क में एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर सो जाते हैं। अगली सुबह की धूप खिलती है। पार्क में आसपास की बड़ी सोसाइटी के अमीर पक्षी सैर करने आते हैं। अरे, ये भिखारियां कहां से आ गए? हमारी इतनी साफ सुथरी सोसाइटी के पार्क को गंदा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन लोगों की वजह से हमारे गार्डन और सोसाइटी की इमेज खराब होती है। उठा तुम लोग, निकला यहां से। बाबूजी, हमारी बहू की तबीयत खराब है, बस थोड़ी देर आराम करने दीजिए, हम चले जाएंगे। कोई थोड़ी देर रही, अभी बाहर निकला वरना मैं डंडे से मार के मारूंगा। गार्ड उन्हें जलील करके पार्क से बाहर निकाल देता है। वे फिर से बेसहारा सड़क पर चलने लगते हैं। भटकते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई लोगों ने तंबू लगाकर अपनी एक छोटी सी बस्ती बसा ली थी। उन्हें देखकर टुन्नू के मन में भी एक उम्मीद जगी। देखो पिताजी, अगर हम भी यहाँ एक टेंट लगा लें तो कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी, फिर हमें कोई नहीं बुलाएगा। बात तो सही है बेटा,
लेकिन टेंट बनाने के लिए, कपड़ा और डंडे खरीदने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम कैसे रहेंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग तो है। तुम क्या सोच रही हो रीमा? पास ही शहर का कूड़ा घर और कबाड़ खाना है, मैंने देखा है। वहां बहुत सारी पुरानी और बड़ी रंग बिरंगी प्लास्टिक के टुकड़े, बांस की खपच्चियां और मजबूत तार फेंके हुए हैं। अगर हम उन्हें इकट्ठा करके ले आएं तो मैं उन्हें बुनकर एक बेहतरीन टेंट बना सकती हूँ। टन्नू और उसके पिता तेजी से कबाड़ खाने जाते हैं। वे वहां से साफ सुथरे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े, बांस की लकड़ियां और कुछ मजबूत धागे चुनकर लाते हैं। कुक्कू भी छोटे छोटे तिनके लाकर मदद करता है। रीमा बड़ी ही चतुराई से उन लकड़ियों का एक त्रिकोण, ट्रायंगल ढांचा तैयार करवाती है। फिर वह उस पर रंग बिरंगे प्लास्टिक और बड़े बड़े चौड़े पत्तों को इस तरह बुनती है कि वह एक बहुत ही सुंदर और मजबूत टेंट बन जाता है। बाहर से वह टेंट किसी डिजाइनर घर जैसा लगता है। वाह मेरी बच्ची, तूने तो कबाड़ से भी इतना सुंदर महल बना दिया। अब हमें कोई यहां से नहीं निकालेगा। रीमा की समझदारी से उन्हें एक सुरक्षित आशियाना मिल गया। कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक बड़ी खुशी आई। रीमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये मेरी छोटी बहन आ गई, अब मैं इसके साथ खूब खेलूंगा। तभी टुन्नू उड़ता हुआ टेंट के पास आता है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है और उसके कंधों पर अनाज का एक बड़ा बोरा है। माँ, रीमा, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा, इतनी खुश क्यों? आज सुबह मैं काम की तलाश में शहर के बाजार गया था। वहां एक बड़े व्यापारी का फलों से भरा ठेला ढलान से नीचे गिर रहा था। मैंने छलांग लगाकर उस ठेले के पहिए के नीचे पत्थर लगा दिया और सेठ जी का बहुत भारी नुकसान होने से बचा लिया। फिर क्या हुआ? सेठ जी मेरी फुर्ती और बहादुरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे अपनी बड़ी दुकान पर काम दे दिया। अब मुझे उस लालची कालू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे आज के काम के अच्छे पैसे भी दिए हैं और कहा है कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो रहने के लिए एक पक्का घर भी देंगे। ये भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। बुरे वक्त ने टुन्नू और उसके परिवार की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन रीमा की सूझबूझ और टुन्नू की मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी। अब वे सब एक साथ अपने नए जीवन में हंसी खुशी रहने लगे। जंगल और उसके आसपास के गांवों में इस साल गर्मी ने अपना ऐसा कहर बरपाया था कि परिंदे भी आसमान में उड़ते उड़ते बेहोश हो रहे थे। इसी जंगल के किनारे रामू का गरीब परिवार रहता था। गरीबी उनकी नियति थी और तपती गर्मी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा तो दम घुट रहा है, ये पंखा तो मानो आग उगल रहा है। काश काश हमारे पास भी बड़े लोगों जैसा एक एसी होता तो हम भी चैन की नींद सो पाते। तभी अचानक पंखे से चिंगारी निकलती है और जोर की आवाज के साथ धड़ाम, पंखा झलकर बंद हो जाता है। आवाज सुनकर माता पिता घबराकर उठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? क्या टूट गया? माँ, हमारा इकलौता पंखा दिन रात लगातार चलने की वजह से इसकी मोटर चल गई। अब तो ये बिल्कुल कबाड़ हो गया है। बापू, अब हम कैसे सोएंगे? बिना पंखे की तो जान ही निकल जाएगी। बापू, क्यों ना हम भी एक एसी खरीद ले? एसी ले ले, पैसे क्या आसमान से टपकेंगे? 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से जुट पा रही है और तुझे एसी की परी है। हम गरीब है लाडो, बड़े सपने देखना हमारे लिए पाप है। चुपचाप सो जा। लाडो सहम कर लेट गई। उस रात बिना पंखे के पसीने में नहाए हुए पूरा परिवार बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। बापू, आज आप और माँ खेत पर मत जाइए, रात भर आप सो नहीं पाए हैं, धूप बहुत तेज है, कुछ और काम ढूंढ लेंगे। और काम लेदा बेटी, हम गरीब क्या करें? अगर कालू सेठ के खेत नहीं गए तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? हमें जाना ही होगा। खेत में रामू और शांति चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। धूप से दोनों का बुरा हाल हो गया था। ए रामू, हाथ जल्दी जल्दी चला, कामचोर कहीं के। मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता।
सूरज ढलने से पहले ये पूरा हिस्सा साफ होना चाहिए, समझे? जी सेठ जी, कर रहे हैं। बस थोड़ी प्यास लगी थी। प्यास तो ऐसे लग रही है जैसे महल से आए हो। काम करो चुपचाप। शाम के समय काम खत्म होने पर रामू और शांति पैसे लेने सेठ के पास आते हैं। वह अपने आलीशान घर में एसी के मजे ले रहा था। सेठ जी, आज की हमारी मजदूरी ये लो 500 रुपए, और कल समय से पहले आ जाना, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। भागो यहाँ से। जामू वो 500 रुपये आकर रीमा को दे देता था। रीमा बड़ी समझदार थी। वह घर का खर्च चलाकर किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे एक मिट्टी की गुल्लक में बचा रही थी, ताकि अपनी छोटी बहन के लिए एक पंखा ला सके। लेकिन लाडो की ऐसी की जिद ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। 1, 2, 500, कुल 1200 रुपए है। लाडो कह रही थी एसी के लिए इतने में तो कोई नया एसी नहीं आएगा। शायद कबाड़ी बाजार में कोई पुराना एसी मिल जाए। रीमा बाजार में एक कबाड़ी वाले की दुकान पर जाती है। रीमा को देखकर मन ही मन सोचता है कि बहुत भोली लग रही है। आज अपने इस खराब एसी को ऊंचे दाम पर टिका देता हूँ। बहन, क्या चाहिए? काका, क्या आपके पास कोई सस्ता एसी है? हमारे घर में बहुत गर्मी है। ये लो, एकदम बड़ा कंडीशन का एसी है। कश्मीर जैसी ठंडी हवा देता है। वैसे तो मैं इसे 10,000 में बेचता, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 1500 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 1200 रुपए है भैया, क्या आप इतने में भी देंगी? चलो तुम भी क्या याद करोगी, दे दो 1200 रुपए और ले जाओ इसे। रीमा खुशी खुशी एसी लेकर घर आती है। बनी एसी ले आई, अब हम ठंडी हवा में सोएंगे। सब सांस रोककर इंतजार करते हैं, लेकिन एसी से भयंकर बदबूदार और गर्म हवा निकलने लगती है। फिर वे खड़खड़ करके बंद हो जाता है। ले क्या ले आई तू? ये कबाड़ है, पैसे बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा तो एक नया पंखा आ जाता। औकल नहीं है तुझमें, जा अब इसे वापस देकर आ। माँ, वो कबाड़ी वाला अब इसे वापस नहीं लेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बस लाडो को खुश करना चाहती थी। रीमा रोते हुए घर के बाहर आती है, जहां एक बहुत पुराना पेड़ था। बचपन में रीमा ने ही इस पेड़ को लगाया था और सींचा था। मेरे दोस्त, मैं क्या करूं, मेरे सारे पैसे डूब गए। बापू ने इतनी मेहनत से कमाए थे। लाडो गर्मी से तड़प रही है। मैं बहुत बुरी हूं। काश कोई चमत्कार हो जाए। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ के पत्तों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और एक भारी लेकिन बहुत ही शांत आवाज गूंजती है। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तुमने बचपन से मेरी निस्वार्थ सेवा की है, मुझे पानी दिया है। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, वो खराब एसी यहां मेरे पास लेकर आओ। रीमा हैरान और डरी हुई घर से वो भारी एसी सिर पर रखकर लाती है। पेड़ जादुई रोशनी उस एसी पर डालता है। देखते ही देखते वह लोहे का खराब एसी एक जादुई हरी घास और चमकती बेलों से बने खूबसूरत एसी में बदल जाता है। ये कोई साधारण एसी नहीं है रीमा, ये प्रकृति का जादुई घास वाला एसी है। ये न केवल तुम्हारे घर को बर्फ सा ठंडा करेगा, बल्कि तुम सच्चे मन से इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगा। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। रीमा उस जादुई घास के एसी को कमरे में लाती है। बिना बिजली के ही जैसे ही वह उसे रखती है, कमरे में फूलों की महक वाली बर्फीली हवा फैलने लगती है। ओ दीदी, इतनी ठंड, ये तो सच में कश्मीर लग रहा है। ये घास वाला एसी कहां से आया? नमस्ते परिवार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बापू, ये मेरे बचपन की पेड़ का आशीर्वाद है, इसमें हम कुछ भी मांग सकते हैं। रीमा सही कह रही है। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? बापू को कालू से बहुत रुलाता है। जवाब गया छोटी मालकिन। एसी की जाली से ठंडी हवा के साथ 2000 के कड़क नोटों की बारिश होने लगती है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। ये सचमुच एक चमत्कार है। अरे वाह, क्या तुम सोना भी निकाल सकते हो? मुझे सोने के सिक्के देखने हैं। इस बार एसी से हवा के झोंके के साथ खनखनाते हुए ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले लग जाता है। उस एक रात ने रामू के परिवार की किस्मत बदल दी। अगले ही दिन
रामू ने कालू सेठ के मुंह पर उसके कर्ज के पैसे मारे और उसकी गुलामी हमेशा के लिए छोड़ दी। कालू सेठ अपना सा मुंह लेकर रह गया। बापू, आज शाम को गांव की उन मजदूरों को भी खाने पर बुलाया है जिनके पास काम नहीं है। बहुत अच्छा किया बेटी। ये दौलत हमें इसलिए नहीं मिली कि हम कालू सेठ की तरह जालिम बन जाए, बल्कि इसलिए मिली है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। और बेगिन, आज रात को हम फिर से अपने जादुई घास वाले एसी की हवा में वो परियों वाली कहानी सुनेंगे। अब वे न केवल खुद खुशी से रहते थे बल्कि पूरे गांव के गरीबों की मदद भी करते थे। रात को जब वे सब सोने जाते तो जादुई घास का एसी पूरे घर को सिर्फ ठंडी हवा से ही नहीं बल्कि सुकून और प्यार की खुशबू से भी भर देता था। सच्चाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और कमजोर पेड़ था जिसकी एक सूखी डाली पर रीमा चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े का तिनकों से बना छोटा सा घर था। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी और तूफान के कारण पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ऐसे मौसम में रीमा चिड़िया अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसा तूफान है। मैंने कितनी मुश्किल से ये सब्जी बनाई थी, लेकिन तेज हवा से सारी मिट्टी और कंकर खाने में गिर गए। अब मैं इन कंकड़ों को कैसे निकालूं? अरे बहू, इस सब्जी में तो अभी भी बहुत मिट्टी और कंकर हैं। हाँ, मेरे बुरे दांतों से तो ये चबाया ही नहीं जा रहा है। हाँ रीमा बेटी, खाना तो पूरा किरकिरा हो गया है, पर इसमें तेरी क्या गलती है। हमारा ये घर ही इतना कमजोर है कि हवा के हर झोंके के साथ छत से मिट्टी झरकर नीचे गिरती है। पिताजी, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कर्ज और कमाई की वजह से हम इस घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। अब घर रात बहुत सारा कुछ पकाया को मैंने मचा है। आज रात हर सब बस थोड़ा थोड़ा नमक पानी पीकर ही सो जाते हैं। कब अब कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जिससे घर के अंदर हवा और दुआएं ना सके। उस रात वह गरीब परिवार भूखे पेट सिर्फ नमक पानी पीकर ही सो गया। तेज हवाओं के खौफ से किसी को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। रीमा, मैं इस खिड़की को इस प्लास्टिक की तरपाल से अच्छी तरह ढक दिया है। अब हवा और धूल सीधे अंदर नहीं आएगी। मैं बस दौरे के लिए जा रहा हूं, तुम आराम से खाना बना लेना। ठीक है जी, आप संभल के जाना। टुन्नू के जाने के कुछ देर बाद ही मौसम ने फिर से करवट। कल से भी भयंकर तूफान शुरू हो गया। तिरपाल हवा के जोर से उड़ गई और फिर से धूल मिट्टी उड़कर रीमा के गूंथते हुए आटे में गिर गई। हे ईश्वर, यह मेरी कैसी परीक्षा है। सारा आटा खराब हो गया और घर में अभी दाना भी नहीं है। मेरी सास ससुर कल रात से भूखे हैं। मुझे कुछ करना होगा। हरियाली बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे सकती हो? तूफान ने मेरा सारा आटा खराब कर दिया है। टुन्नू जब शाम को पैसे लाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे रीमा बहन, इसमें पूछने की क्या बात है। पड़ोसियों का तो काम ही है एक दूसरे के काम आना। ये लो थोड़ा सा आटा, तुम जल्दी से जाकर अपने परिवार को खाना खिलाओ। माची, पिताजी, ये लीजिए दो रोटियां। तीनों जी, आप भी दिन भर थक कर आए हैं, ये 2 रोटियां आप खा लीजिए। और तेरे लिए क्या है बेटी, तूने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कल रात भी तो भूखी सोई थी, तो मेरी ये 1 रोटी ले ले। नहीं माँ जी, आप पूरी हैं, आपको खाने की ज्यादा जरूरत है। मैं पानी पी लूंगी। हाँ, कब तक ऐसे जिएंगे रीमा? हमारा घर इस तूफान को ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। कल मैं अपने कालू सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाऊंगा। हाँ, अपने घर को पक्का बनाएंगे। सेठ जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। क्या आप मुझे घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे एडवांस दे सकते हैं? मैं दिन रात काम करके आपका कर्जा चुका दूंगा। एडवांस? अरे ओ भिखारी चिड़े, तूने काम ही कितना किया है जो तुझे एडवांस चाहिए? अगर ज्यादा पैसे किए तो तुझे काम से ही निकाल दूंगा। चुपचाप अपना काम कर। कालू सेठ की डांट सुनकर टुन्नू चुपचाप सिर झुकाकर काम पर लग गया। शाम को उसे जो दिहाड़ी मिली उससे वह केवल घर के लिए थोड़ा सा राशन ही खरीद पाया। जब वह घर पहुंचा तो रीमा खाना बना रही थी। तभी एक बहुत भयानक तूफान आता है। जोरदार गड़गड़ाहट होती है। बेचारा घर के छत रही रहे। हवा के एक तेज झोंके से
उनके कच्चे घर की पूरी छत उड़ जाती है। टुन्नू जी की अकेली की कमाई से हमारा घर कभी नहीं बन पाएगा। कालू सेठ भी बहुत जालिम है। कल से मुझे भी घर से बाहर निकलकर कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। मैं अपने परिवार को इस हालों में नहीं देख सकती। अगली सुबह रीमा काम की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में गई। वह जगह जगह भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। तभी उसे कंटीली झाड़ियों के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। कोई मुझे बचाओ, मेरे पंपकिन कांटों में बुरी तरह फंस गए। रीमा चिड़िया तुरंत नीचे उतरती है और देखती है कि जंगल का सबसे अमीर